हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं समान अध्ययन के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट RO UPSI UPP और पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप सबको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आसान से आसान, कठिन से कठिन। तो आज ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट करवा जा चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक आज कंप्लीट करेंगे। कह रहा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में। और कहाँ पर बनी थी? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा कि मदन मोहन मालवीय 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किए थे। ये तो सबको याद ही होगा। जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लेकिन इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा गलत। और लखनऊ अधिवेशन की 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में क्या निष्कर्ष निकला था? इसमें नरम दल और जो गरम दल के लोग थे ना, इसमें मतलब समझौता हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग, दूसरी बात क्या है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी क्या हुआ था? समझौता। मतलब नरम दल और गरम दल मिल गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी क्या हुआ था? समझौता। ये बात कहाँ हुआ था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा गलत। पहला सही है और दूसरा गलत। कह रहा कि महात्मा गांधी ने केवल, देखिए एक शब्द केवल लिखा, केवल हर जगह गलत नहीं होता है। एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन, अच्छा बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में। कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थे। बिल्कुल बात सही है। महात्मा गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो भी कहाँ? बेलगांव में, 1924 वाला। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो देखिए पहला और तीसरा कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या आंसर बन जाएगा? सी। ठीक है, और एक बात इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दे, जो आपसे पूछा जाता। पहली महिला तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे पहली भारतीय महिला कौन थी, इंडियन, तो आप किसको बताओगे? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला एनी बेसेंट। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। देखिए स्टेटमेंट पर आधारित है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट। कह रहा कि कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया था। बिल्कुल बात सही है। तो होम रूल आंदोलन किससे संबंधित है? एनी बेसेंट। अच्छा, तिलक साहब भी होम रूल बनाए थे। ठीक है, अभी देखते हैं डिटेल में। कह रहा कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक। बिल्कुल बात सही है। तो पहला एक्सप्लेन भी कर रहा, दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है, और कथन तो कथन है का एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब इनके होम रूल आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो एनी बेसेंट जी होम रूल आंदोलन कब बनाए थे? सितंबर 1916 में। ठीक है, और किसके तर्ज पर बनाए थे? आप सबसे पूछा जाता है। आयरलैंड के तर्ज पर। ठीक है, और जो तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक, है ना, ये भी होम रूल आंदोलन बनाए थे। लेकिन कब? अप्रैल 1916 में। दोनों याद कर लेना। एनी बेसेंट सितंबर 1916 और बाल गंगाधर तिलक कब बनाए थे? अप्रैल 1916 में। ठीक है, और इनका जो हेडक्वार्टर था एनी बेसेंट का, अंडयार था। अंडयार कहाँ? मद्रास में। ठीक है, और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू शामिल थे। ठीक है,
चित्तरंजन दास शामिल थे, मदन मोहन मालवीय शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और जिन्ना शामिल थे। ठीक है, ये सब किसके आंदोलन में शामिल, सॉरी हाँ, किसके आंदोलन में शामिल थे? होम एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में ये सब सदस्यता लिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप सबका एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको इसका सब घटना का जो सन है वो आपको याद आना चाहिए। इसमें जो सबसे आसान है ना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, और अहमदाबाद मिल कब हुआ था? ये तो हुआ था 1918 में, भी आसानी है। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये सब भी सबके लिए आसान है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1919 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो घटना ऐसा आ गया जो 1919 में हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सा हुआ? चंपारण, तो 2 पर जाएगा। तो 2 पर देखिए एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद 1 पर जाएगा तो 2 के बाद 1, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा घटना होगा? चंपारण सत्याग्रह की स्थापना फरवरी में हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे एग्जाम में केवल ये सन पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 59 देखिए मिलान करने वाला है। ये सब आप सभी इंटर में जब थे ना, तब आप सब एकदम अच्छे से पढ़े थे, मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ राशियाँ हैं और उसके इकाई हैं, मतलब कुछ भौतिक राशियाँ। तो आप सब जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो सबको याद ही होगा। तो पहला वाला किस पर जाएगा? 4 पर। देखिए पहला वाला 4 पर केवल कहाँ पर? सी ऑप्शन पर दिख रहा है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जाएगा 4 पर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। अच्छा, एम के सिस्टम में न्यूटन होता है, लेकिन सीजे सिस्टम में क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, तो बी वाला किस पर जाएगा? 3 पर जाएगा। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो 1 पर जाएगा। और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड, तो 2 पर जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी अससन रीजन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने को अपने को गति में ला सकता है। क्या बात सही है? नहीं, देखिए घर्षणहीन का मतलब जिसमें फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, क्या सीटी बजाने से वो मतलब गतिशील हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? तो स्टेटमेंट सॉरी कथन एक गलत है। रीजन क्या कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन या परिवर्तित नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई वस्तु ऐसे रखा है, ये कब तक ले ऐसे रखा रहेगा? जब तक ले इस पर आप किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाइए। ठीक है, जब तक ले इस पर कोई बाबल ना लगाया जाए तब तक ले ऐसे स्थिर बना रहेगा। और जैसे ही बाबल इस पर लगा देंगे, इधर से उधर हो जाएगा। तो कथन गलत है और रीजन सही है। तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर देखेंगे डी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? ये भी है अससन रीजन का, मतलब कह रहा कि तांबे के 61 कह रहा कि तांबे के टुकड़े को तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है तथा उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते एक आप कॉपर का रॉड ले लीजिए, एक आपका ग्लास का रॉड ले लीजिए ना, तो अगर दोनों का सेम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन दिखाई देगा? जो तांबे का टुकड़ा रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपको गर्म लगेगा। ठीक है, तो पहला सही है। तो तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। क्या बात सही है?
ये भी बात सही है। तांबे का जो डेंसिटी होता है कांच के डेंसिटी से अधिक होता। क्या डेंसिटी अधिक होने से क्या ये ज़्यादा गर्म दिखाई देगा, मतलब गर्म महसूस होगा? नहीं। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब दोनों तो सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला है। ठीक है, तो एक तरफ दिया है कुछ घटनाएं और उसका रीजन क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है ना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, है ना। आकाश का जो आकाश का जो नीला दिखाई देता है ना, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए सी का जाएगा 3 पर, तो सी का तीन कहाँ पर है? सी का 3 यदि आप देखेंगे ऑप्शन को तो केवल पहले में आपको दिखाई देगा। ठीक है, सी का 3, जबकि और कहीं नहीं है। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है ना। तो मृग तृणा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, और साबुन की जो परते का रंग दिखाई देता है ना, वो किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। और आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रिज्म से प्राप्त हुए वर्ण विक्षेपण, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यह इसका आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी कथन और रीजन का है। कह रहा कि ताड़ित चालक त्वरित आघात की स्थिति में इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। जैसे आप सब भी जानते हैं ना कि जब बारिश के सीजन में जब बारिश होता है ना, तो बहुत तेज आकाश आप जानते गरजता है। ठीक है, तो आप सब देखेंगे बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े जो टावर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे तार लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जब गरजता है बादल तो इस पर जाता है, और इसका संपर्क कहाँ से होता है? सीधे जमीन से होता है। ठीक है, जब विद्युत इस पर गिरेगा तो इसके माध्यम से विद्युत कहाँ चला जाएगा? ज़मीन पर, और आपका घर सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सब देखते होंगे बड़े बड़े टावर। अगर आप बुर्ज खलीफा देखेंगे ना तो उसके ऊपर भी लगा है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, इमारतों को सुरक्षा प्रदान करता है। कह रहा कि विद्युत आवेश संरचना इमारतों से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से ज़मीन में प्रवाहित हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, जब इसके माध्यम से ज़मीन से इसको कनेक्ट कर देते हैं, विद्युत इस पर गिरेगा, फिर इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा? ज़मीन पर। और ज़मीन की कैपेसिटी क्या होती? अनंत होती है, जितना भी रहेगा सब ज़मीन क्या कर लेगा? सोख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 इमेज कराने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 64 आप जानते हैं कि आमाशय रस में क्या कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो पहला वाला किस पर जाएगा? 2 पर जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम मिला सकते हैं। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक, हड्डी में क्या आपको हड्डियों में क्या चीज़ मिलता है? कैल्शियम फास्फेट मिलता है। ठीक है, तो बी वाला कहाँ जाएगा? 3 पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिरका में, ये तो आसान है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है तो 4 पर जाएगा। ठीक है, और दूध का खट्टा होना कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो किस पर जाएगा? 1 पर। 2 अच्छा, लैक्टिक एसिड के कारण ना जो शरीर में जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन का बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं बट आसान क्वेश्चन है ना, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है, बिल्कुल बात सही है। आर्टिफिशियल यदि आप रैन करवाना चाहते हो, वर्षा करवाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, गठिया जो रोग होता है ना उसका उपचार करने में लिथियम बाइकार्बोनेट लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में होता है। ठीक है, ये बात सही है।
और दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में। जबकि सिल्वर जो ब्रोमाइड है इसका प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ठीक है। तब ये कहाँ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है क्या चीज? कोशिका, और एक तरफ दिया प्रकार है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस भी बोला जाता है ना। तो पहला वाला किस पर जाएगा? 4 पर जाएगा, ठीक है। तो 4 पर हो गया। क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो 1 पर जाएगा, तो ये जाएगा 1 हो गया, ठीक। 4 1। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो ये किस पर जाएगा? 2 पर जाएगा, ठीक है। और लाइसोसोम क्या करता है? अंतःकोश की पाचन का काम करता है, तो डी वाला किस पर जाएगा? 3 पर जाएगा। तो 4 1 2 3 है ना। तो 4 1 2 3 कहाँ पर है? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन कहाँ बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा बड़े होते हैं, है ना, कठिन भी होते हैं और आसान भी होते हैं। जब आप सब ये सब सवाल से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप सबको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं ना, जो कि एक तैयारी करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। आनुवांशिक रोग क्या होता है? जैसे आपके नाना के अंदर जो बीमारी था, आपके मम्मी के थ्रू आप में आ जाएगा, ठीक है। ये आनुवांशिक रोग जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहती हैं, उसे आनुवांशिक रोग बोलते हैं, है ना। तो अंडों के अंतःपात्र, है ना, जिसको बोलते हैं इन विट्रो निषेचन से यह तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोकता है। अच्छा, एक नाम सुने हैं IVF, है ना, इसी के बारे में बोला गया है, ठीक है। क्या बात सही है? पहला 67 का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन को भी दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला बिल्कुल बात सही बोला है, ठीक है। अंडों के अंतःपात्र निषेचन से यह तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा, जिसको बोलते हैं IVF, सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। बात तो सही है। दूसरा क्या करा कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता, ना कि पिता से। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आनुवांशिक रोग फैलता है ना, किसके, देखिए किसके द्वारा फैलता? माता से, ना कि पिता से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी स्टेटमेंट बेस है ना। कर कि प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जैसे दही में होता है ना, दही में भी तो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या वो हम सबका नुकसान करते हैं? नहीं, फायदेमंद होते हैं ना। तो कभी कभी हम सभी कीटाणु जीवाणु खाते हैं, है ना, जैसे दही वाला हो गया। तो बात तो सही, प्रोबायोटिक के खाद्य पदार्थ में सजीव जीवाणु रहते हैं, ठीक है। तो बात सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ये भी बात सही है। तो इसकी में खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में भी हेल्प करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर भी दोनों सही हो जाएगा। 68 का कौन सा बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 69 मिलान करना है ना। सूची 1 से सूची 2 से, ठीक है। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक तरफ दिया रोग, ये सब जानते हैं, सब रोग है और किसके कारण होता है इसका
दिया दूसरे साइड पर, ठीक है। तो प्लेग रोग, तो प्लेग रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, तो ये बन जाएगा 4 पर, है ना, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, तो ये जाएगा 4 पर। एड्स आप जानते हैं एड्स वायरस के कारण होता है ना, तो ये किस पर जाएगा? 3 पर। गंजापन और मलेरिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गंजापन किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, तो ये जाएगा 2 पर, ठीक है, ये कवक। और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, ये जाएगा 1 पर। 4 3 2 1। तो देखिए अच्छा, केवल अगर आप पहला मिलान कर लिए होते हैं ना, देखिए तुरंत आंसर निकल के आ जाता है डी ऑप्शन, ठीक है, 4 3 2 1, है ना। तो क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 70, इसको भी मिलान करना, एक तरफ दिया कोशिका, एक तरफ दिया उसका प्रकार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है ना। तो लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, है ना। तो लाल रक्त कणिका ये सब क्या करता है ना, ये सब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका प्रवाह करता है किसके साथ? ब्लड में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन काम करता है, तो किस पर हो जाएगा? 4 पर जाएगा। WBC इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, है ना। तो WBC का काम क्या होता है? जैसे जो हम सब बीमार पड़ते हैं ना, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, तो रोगों से आपका सत्य रक्षा करता है कौन? WBC। तो संक्रमण से संघर्ष करता है, तो जाएगा 2 पर, ठीक है। और पट्टिकाणु को क्या बोलते हैं? प्लेलेट्स, इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो 1 पर जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया, तो 1 पर जाएगा। प्लाज्मा क्या करता है? एक ही छोटा है, विलयित पदार्थों का वाहक होता है, तो ये जाएगा 3 पर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जाएगा 4 पर। यहाँ पर भी यदि आप पहला अगर ऑप्शन हम मिला लेते हैं ना, तो देखिए 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ 4 है और डी पर 4 है। दूसरा जाएगा बी वाला जाएगा 2 पर, तो बी वाला जाएगा 2 पर, यहाँ पर केवल है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? 70 का सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, ठीक। कैल्शियम, लौह, सोडियम। कह रहा कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? पेशी का मतलब जैसे जिसमें अधिकांश जो पार्ट ऐसा शरीर है, मतलब शरीर का ऐसा पार्ट जो अधिकांश पेशियों से बना, जैसे हृदय में हड्डी थोड़ी नहीं है, पेशियाँ सब तो है। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है, बात सही है। देखिए पेशियों बनाने में कैल्शियम, लौह और सोडियम, है ना, सबकी ज़रूरत पड़ती है इसमें। ऐसा नहीं कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, सोडियम की ज़रूरत भी पड़ेगी, कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ेगी और लौह अयस्क की, ठीक है। और मानव रक्त में आप जानते हैं पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लौह अयस्क हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। ये सब हृदय की गति, मांसपेशियों को संकुचन के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। पोटेशियम भी इसमें होगा, ठीक है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो कहाँ पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो डी ऑप्शन पर है, मतलब ऑल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम भी याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन भी। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए नहीं लिखा है। तो विटामिन ए, आप जानते हैं विटामिन ए क्या संतरा में पाया जाता है? नहीं, संतरा तो खट्टा चीज़ होता है ना, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल है ना, आँखों की जो रोशनी के लिए ना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और ये कहाँ पाया जाता है? गाजर में, दूध में, अंडा में, मछली में, मछली के लीवर के तेल में, है ना। अच्छा, विटामिन ए का खोज कौन किया था? मैकुलन ने खोजा था, है ना। इसकी कमी से आप जानते हैं रतौंधी रोग होता है ना, जीरो थैलेमिया नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो मैकुलन याद कर लीजिएगा।
और दूसरा कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है ना। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, खट्टा चीज़ में पाया जाता है, बात सही है, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कारण आप सभी पढ़ते आए हैं स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी कॉड मछली का तेल में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसके कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स है, ठीक है। और अगला विटामिन कौन सा, विटामिन B6 जो धान के चोकर में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम की बात करें, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी के कारण ही एनीमिया मतलब खून की कमी रोग हो जाता है, और त्वचा से संबंधित रोग होता है। विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, पहला ही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 असेसन रीजन पर है। कह रहा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, क्या बात सही है। और विटामिन B12 से जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो पहला जो कथन है असेरेशन है ना, तो बात एकदम सही है। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन है, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये जंतु उद्गम मतलब जैसे जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, जैसे मुर्गा हो गया ना, चिकन हो गया, जानवरों के जो मीट मछली होता है ना, इसमें पाया जाता है। तो अगर इसमें पाया जाएगा तो जायज़ बात है हरी सब्जियों में थोड़ी ना पाया जाएगा, है ना। ये सब कहाँ पाया जाता है, जंतुओं में। तो पहला तो सही है। विटामिन B12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है ना, जैसे मीट मछली हो गया ना, इन सब में पाया जाता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। दोनों बात तो सही है, लेकिन जो रीजन है ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। 73 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए भारी भरकम क्वेश्चन है 74, ठीक है। आपको बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही है कौन सा गलत बताना है। कह रहा कि भारत में शिशु लिंगानुपात की जो अवधारणा है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। 2001 से 2011 में घटा, क्या बात सही है। 2001 से 2011 में घटा था, तो बिल्कुल बात सही है। 2001 में जो लिंगानुपात था ना शिशुओं का 927 था, कितना 9:7। लेकिन जब 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय कितना पाया गया, 919 पाया गया, कितना 919। तो आप जान सकते हैं घटा है, 927 से घट कर कितना हो गया 919, ठीक है। तो पहला तो सही है। 2001 से 2011 के जो बीच है जो शिशुओं की लिंगानुपात है ना, उसमें कमी आई थी, ठीक है। कह रहा कि हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है, क्या बात सही है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह बढ़ गया था, तो बिल्कुल बात सही है ना। तो हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है ना 2001 से 2011 में बढ़ा था, एकदम बात सही है। पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर शिशुओं की बात ना देखा जाए ना, तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, ठीक है। और भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है नगरीय लिंगानुपात से अधिक है, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है। जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो नगरों से ज़्यादा है। अच्छा, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है 949, 949। और नगरीय लिंगानुपात कितना है 929, 929। तो ज़्यादा बात है ग्रामीण का लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात से ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, 0। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 2, लगभग 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है। कह रहा कि भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, एक गलत है, ठीक है।
महिला जो शिशु मृत्यु दर है पुरुष मृत्यु दर से अधिक, महिलाओं का सही है, महिलाओं का मतलब शिशु में जो महिला हैं मतलब जो बच्चियां हैं छोटे छोटे, उनका जो मृत्यु दर है छोटे छोटे बच्चों से अधिक है। ठीक है, तो 4 गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर है सी पर है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। कारक की निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक अंकित किया गया था? मतलब सबसे कम, है ना, जनसंख्या में परिवर्तन। तो सबसे कम कब हुआ था? 2001 से 2011 के बीच। ठीक है, वो भी कितना कम हुआ था? 17 अगर पूछे न्यूनतम कितना था, 17.7%, इतना कम हुआ था। ठीक है, और जबकि अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें, कब हुआ था? वृद्धि की बात करें 1961 से 71 के बीच सबसे ज़्यादा वृद्धि देखा गया था। वो भी कितना वृद्धि हुआ था? 24.8%। ठीक है, अगर वृद्धि की बात करें तो 1961 से 71 कितना? 24.80। और सबसे कम कमी 2001 से 2011 के बीच 17.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? भारत में जनगणना कस्बा के लिए परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सम्मिलित है? नीचे दिए गए सही उत्तर, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, कह रहा कि अधिवास जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, कस्बा के बारे में बताना। ठीक है, देखिए लिखा भारत में जनगणना कस्बा के लिए, है ना, कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा की परिभाषा आपको बताना है। ठीक है, तो 76 का आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कह रहा कि आदिवास जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, बिल्कुल बात सही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कस्बा। आदिवास जिसमें जन घनत्व है, आपको ऑप्शन भी थोड़ा दिखा दें। ठीक है, आदिवास जिसमें जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हों, ये भी बात सही है, उसको क्या बोलेंगे? कस्बा। जिसमें 75% पुरुष श्रमिक कृषियेतर कार्यों में लगे हों, ये भी बात सही है। अधिवास जिसकी अपनी स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, ग्राम पंचायत, ये सब भी शामिल हो ना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए सब सही है, तो सब सही है, तो ऑप्शन कहाँ पर है? डी पर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, क्या बात सही है? क्वेश्चन नंबर 77 ए गलत है। ऐसा तो थोड़ी ना कि हमेशा लगातार वृद्धि, कभी एक ऐसा टाइम आया था ना कि इसमें कमी भी आया था। ठीक है, कह रहा कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा, कौन सा सही है? तो 77 में कौन सा हो जाएगा? बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा कि यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा हो तो उसकी जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी, क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है, तो पहला सही है। कह रहा कि यदि एक देश ऋणात्मक स्फूर्ति का अनुभव कर रहा है तो उसकी जीडीपी घट रही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो पहला आपका हो जाएगा सही, केवल एक सही है 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 अससन रीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, बिल्कुल बात सही है। सबसे ज़्यादा भारत दाल क्या करता, आयात करता है। ठीक है, पैदावार भी होता है लेकिन खपत ज़्यादा है दाल की। ठीक है, तो 79 का पहला तो सही है। दालों की मांग वरीयता है, ये भी बात सही है। ठीक है, दालों की मांग क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, क्या दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी,
ठीक है, दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, आप जानते हैं 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब आया था, 1992 में, 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते KCC कब आया था, 1998 में, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, 1975, 2 अक्टूबर, ठीक है। आपको केवल सन चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर आप सबका सबसे पहले क्या आएगा, देखिए 1975 वाला आ जाएगा, सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1982 वाला आ जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1992 आएगा, है ना, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3। तो क्या आ जाएगा, 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, है ना। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं केवल वही सन याद कर लीजिए। कह रहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका करना, मेक इन इंडिया, ठीक है। कह रहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। कब शुरू हुआ था, 2014 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कह रहा कि इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना। क्या बात सही है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बात सही है। योजना से क्वेश्चन था तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, 82। कह रहा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो 82 का आंसर क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अच्छा, इसमें क्या करना है, उपर्युक्त में से किस या किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है। अच्छा, वित्तीय के लिए आप जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वित्तीय से संबंधित है ना, तो पहले तो सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन भी इसके लिए हुआ था, ये भी वित्तीय से संबंधित है। और गांव-गांव में इसकी शाखाएं खोला गया, ये भी वित्तीय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए पहला भी है वित्तीय से, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है। तो सब सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, 2 चरणों में हुआ था, है ना। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ था, 1969 में। आप जानते हैं पेपर में पूछा गया था 1969 में। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ही बार कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1969 के बाद कब हुआ था, 1980 में। 80 में कितने बैंक शामिल थे, 6 बैंक शामिल थे। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। फिर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन अभी आपको बताए थे 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, ठीक है। और बैंक शाखाओं में जो बैंक है ना, इनको गांव में खोलने का जो मिला था, या कह सकते हैं बैंक शाखाओं द्वारा गांव में अपनाना, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1969 में, है ना। मतलब इसका लक्ष्य था कि गांव-गांव तक मतलब बैंकिंग प्रक्रिया को पहुंचाना, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको बहुत इसमें क्वेश्चन आप सबको मिल गया होगा, ठीक है। 83 क्या है, कह रहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे बोलते हैं, निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो भी रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष है ना, उनका कालक्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे
आई जी पटेल का जो कालक्रम था कब तक ले था, 1977 से 1982 तक था इनका, ठीक है। तो 1977 से लेकर 1982 तक, ठीक है। और वह मनमोहन सिंह का कब तक था, इनका तो पता होना चाहिए, जिसको जिसको याद है सबसे पहले उसको मिला लीजिए। इसके बाद आता है 1982 से 1985, ठीक है। अब इसके बाद कौन आते हैं, रंगराजन साहब आते हैं 1992 से 1997, ठीक है। और डी सुब्बा राव अब जानते हैं एकदम जल्दी के ही हैं, ठीक है। 2008 से था इनका समय, और कब तक, 2013 तक, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से अब एडजस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले कौन इसमें आएंगे, देखिए 1992 से 97, 1977 से 1982, 1982 से 1985। तो सबसे पहले आईजी साहब आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 होगा। आईजी के बाद कौन आएंगे, मनमोहन सिंह आएंगे, इसके बाद 4 होगा। मनमोहन सिंह के बाद कौन आएंगे, रंगराजन साहब आएंगे, फिर 1 होगा। उसके बाद डी सुब्बा राव साहब आएंगे, 3 होगा। तो 24-13 है ना, 24-13, 2413 कहाँ पर, 2413 ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी पर। तो इस प्रकार से आप सबको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है ना, कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 84 में बताना है। तो एक तरफ दिया, देखिए जो देश दिया, एक तरफ दिया उसका क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसको क्या बोला जाता है कि नास्दाक। तो ये तो बात सही है, नास्दाक याद कर लीजिए अगर याद नहीं होगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम वाला, ठीक है। उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसको बोलता है FTSE बोलते हैं। और सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं साकम्प, ठीक है। और जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, क्या बोला जाता है, निक्की, है ना। तो यहाँ पर देखिए यूके वाला सही है, यूएसए वाला सही है, जापान का निक्की बोलते हैं। लेकिन जो सिंगापुर का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, साकम्प नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है तब, स्ट्रेट्स टाइम्स होता है, लिख देते हैं क्या होता है, स्ट्रेट्स टाइम, ठीक है। एक इसका स्टॉक एक्सचेंज है सिंगापुर का, ना कि साकम्प, ठीक है। तो बी ऑप्शन बन जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, ये भी देखिए सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित। एक तरफ दिया है घाटे का प्रकार, एक तरफ दिया है आपका व्याख्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिलाते हैं, देखिए वित्तीय घाटा कब होता है, जब कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां, इसी को क्या बोलते हैं, वित्तीय घाटा। राजस्व घाटा की व्याख्या कब होता है, जब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां हो, तो राजस्व घाटा होगा। तो 1 2। प्रभावी राजस्व कब होगा, जब राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान हो, तो ये 3 पर जाएगा। और प्राथमिक घाटा कब होगा, जब वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान हो, है ना। तो इसका आंसर था 1 2 3 4, ठीक है। एकदम सीधे सीधे मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 86, कह रहा कि रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है। ये सब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 86 का आपको बताना है सही आंसर। तो देख लेते हैं, कह रहा कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह, क्या बात सही है, रुपए के संदर्भ में इसका सही है। तो पहला तो सही है। देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, ये भी बात सही है। इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भांति
कार्य करना, नहीं। कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? एक तरफ दिया अभिकथन, एक तरफ दिया कारण, असर्शन रीजन का ये भी है। कह रहा कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। और रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, है ना। तो ये भी बात सही है। तो इसका देखिए सम्मिलित रूप है, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए। एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन आप सबका करते हैं। कह रहा कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एक कब आया था? ये योजना आया था 2001 में आया था, तो बन जाएगा 4। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक कब आया था? 1999 आया था, तो हो जाएगा 3। रोजगार गारंटी योजना एक कब आया था? रोजगार गारंटी योजना 1993 में आया था, तो बन जाएगा 2। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया था? 2000 में आया था, बन जाएगा 1। 4 3 2 1। तो ऐसे भी देखिए केवल अगर आप पहला मिलान कर लिए होते ना तो तुरंत हो गया होता। 4 3 2 1, डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो केवल आप पहला अगर अच्छे से मिलान कर लिए होते ना तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 89। ठीक है, कह रहा कि सोचिए एक में सरकार के प्रकार और मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो सुमेलित करना है सरकार के प्रकार और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अच्छा, संसदीय सरकार क्या होता है ना। तो संसदीय सरकार क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो ये किस पर जाएगा? 4 पर जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 कहाँ पर है? तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अध्यात्मक सरकार क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण करता है। ठीक है, तो जाएगा किस पर? 3 पर। तो बी वाला किस पर जाएगा? 3 पर। संघीय सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। सी वाला जाएगा 2 पर, है ना। अच्छा, ऐसे तो ऑप्शन कौन सा बन गया? बी, है ना। और एकात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीकरण होता है ना। तो एक किस पर जाएगा? डी पर, सॉरी डी वाला जाएगा 1 पर। अच्छा, अगर आप इसमें 1-2 पॉइंट अगर आपको जानते हैं, अगर आप जानते ना तो तुरंत इसका आंसर कर लेते। जैसे एकात्मक व्यवस्था, जैसे चाइना में एक ही सरकार वहाँ लगभग चली रहा, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा ना। तो डी वाला जाएगा 1 पर, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और संसदीय सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तो 4 पर, तो यहाँ तो 4 है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यदि आप पेपर में बैठेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आंसर से एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे नहीं होता केवल आंसर देने के लिए, ऑप्शन से भी आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। क्या बात सही है? तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बात सही है, असरसन सही है। कह रहा कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो बात सही है। देखिए यहाँ अर्ध संघात्मक है ना, तो ये भी बात सही है। तो 90 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आर ए का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है, जायसवाल विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। कह रहा कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये भी बात सही है। तो कह रहा कि कौन सा सही है? तो सही तो दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना।
तो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत के जो भारतीय संविधान था मूल रूप से कितने भाग था? 22 भाग था, ठीक है। और 395 अनुच्छेद था और 12 अनुसूचियाँ था, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें बदलाव हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है देखिए, कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 92 में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन करता है, बिल्कुल बात सही है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, नहीं, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 24 में नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा इसके तहत की जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये नहीं तो है क्या 24 में? 24 में है कि कारखानों में या अन्य कोई जो कंपनियां हैं जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों की निषेध पर प्रतिबंध है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बड़े कंपनियों में काम नहीं कर सकते, आप ऐसे कह सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। और शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था, कब दिया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। इसमें इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें बताया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में या फ्री में या निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो किस धारा में है? धारा 21 के का में है या ए में है, ठीक है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 93। ये भी मिलान ही करना है, एक तरफ दिया प्रावधान, एक तरफ दिया है अनुच्छेद, ठीक है। तो कौन सा प्रावधान है इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए, विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख समानता 21 में बात किया गया है। तो 14 में कहा गया ना सभी के समक्ष समानता, तो बी पर 3 पर जाएगा। ए वाला किस पर जाएगा? 3 पर। तो 3 ए वाला 3 पर कहाँ? केवल देखिए एक ही ऑप्शन सही है, तुरंत आपका आंसर मिल गया। फिर आप मिला भी सकते हैं। कार्य करने का अधिकार कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये कहाँ है? अनुच्छेद 42 में। और ग्राम पंचायत का गठन है कहाँ? अनुच्छेद 40 में, ठीक है। ये तो सबको याद होगा, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। तो 2 डी का जाएगा 2 पर। तो लगभग 2 ऑप्शन में था, तो बी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 94, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में। तो लिख लेते हैं सन, है ना, तभी तो आप मिलाएंगे। 1967। हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य का गठन पंजाब से अलग करके बनाया गया था ना, 1966 में, 1966 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया था? पहले कर्नाटक का नाम क्या था? मैसूर, है ना। तो एक कब हुआ था? 1973 में, 1973। मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य कब बना था? मेघालय और त्रिपुरा कब बना था पूर्ण राज्य? 1972 में, 1972 में। तो इस प्रकार से यदि हम मिलान करेंगे तो पहले जाएगा कौन सा आएगा? 1966 वाला पहले आएगा, 2 वाला शुरू होगा, तो 2 से ये दोनों ऑप्शन ऐसे हट गया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 1 आएगा, तो 1 आएगा तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो विपरीत लिंगियों जैसे ट्रांसजेंडर्स के अधिकार, तो 21 के अंतर्गत आता है। और करेनियो पैगस जुड़वाओं के अधिकार एबीसी के अंतर्गत आता है। बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार, ये भी बात सही है। तो देखिए अनुच्छेद 21 के अंदर तीनों आते हैं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। याद कर लीजिए क्या क्या आता है किसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर
कौन सा है? 96। ठीक है, 96। कह रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो आप सबको सब मूल कर्तव्य याद होना चाहिए। ठीक है, तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो 96 का क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, अच्छा मूल कर्तव्य है कहाँ पर? भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें 51 का ए। मूल संविधान में कितना था? 10 था, फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 11 कर दिया गया, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 11वां संविधान है ना, जो कि इससे संबंधित है शिक्षा से 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। 97 एक असर्शन दिया, उसका रीजन दिया, कौन सा सही है कौन सा गलत बताना है। देखिए, कह रहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्य करेंगे उनके विरुद्ध आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रीजन क्या है? कह रहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों करने पर पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति अगर संविधान का मतलब अतिक्रमण करें, है ना, तो उस पर महाभियोग चला सकते हैं। तो दोनों बात सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 97 में ऑप्शन क्या बन जाएगा? 97 का बी बन जाएगा। दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों आपस में सही है। 98 एवी सेशन रीजन का है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल बात सही है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नामपत्र अध्यक्ष होता है। एक किसके बारे में बोला? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति केवल नाम के ही रहता है ना। बिल्कुल बात सही है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है। 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका एक्सप्लेन भी करता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम क्यों होता है? इसका जो पावर यूज करता है ना, केंद्र सरकार यूज करता है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए, मतलब कितना सीट है? तो आंध्र प्रदेश में कितना कुल सीट है? 25 सीट है। तो 25 सीट कहाँ पर? सी पर जाए। तमिलनाडु में कुल कितना सीट है? 39 सीट है, तो ई पर जाएगा। महाराष्ट्र में कुल कितना सीट है? 48 सीट है, तो हो जाएगा ए पर जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना सीट है? 11 सीट है, तो हो जाएगा बी पर। पश्चिम बंगाल में कितना सीट है? 42 सीट है लोकसभा की, तो जाएगा 42 सीट है ना, तो किस पर जाएगा? डी पर जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 99 का बन जाएगा। कहाँ पर देख लीजिए, CEAB, CEAB। तो इसका आंसर बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है, तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, कौन कौन नहीं रहे? तो 100 का आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है ऑप्शन। तो कौन नहीं रहे हैं? केवल चंद्रशेखर, है ना, बाकी सब सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट होता है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।